तो आइए दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी दूरी और विस्थापन की। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है और उनको हमने अलग तरीके से उदाहरण के साथ समझा था। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाल और वेग की। चाल और वेग दो अलग अलग भौतिक राशियां हैं, लेकिन एक जैसी हमें प्रतीत होती है, दिखाई देती है। इसलिए हम उसके बारे में बात करेंगे और उनको समझेंगे कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला हम ले लेते हैं चाल यानी स्पीड। ठीक है, तो चाल या स्पीड क्या होती है? तो एकांक समय में, एकांक का मतलब यूनिट टाइम में, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो वो उसको बोलेंगे हम चाल। यानी एकांक समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। ठीक है, एकांक समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई, एकांक समय में तय की गई, एकांक समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई चाल कहलाएगी। यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल लेंथ कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, टोटल लेंथ कवर्ड इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, और जो चाल है वो एक अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। चाल एक अदिश राशि होती है, यानी स्केलर क्वांटिटी होती है। और आज इस वीडियो में हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ में भी डिफरेंसेस सीखेंगे कि कौन सी राशि कौन सी अदिश राशि होती है और कौन सी सदिश राशि होती है, और अदिश होने के लिए और सदिश होने के लिए क्या इनको जो टर्म्स हैं वो कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरी बात, एक तो होती है हमारे पास अदिश राशि, और इसका जो मात्रक होता है उस मात्रक को लिखते हैं हम मीटर पर सेकेंड। क्या लिखते हैं? चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। और अगर स्पीड का, अगर हमें फॉर्मूला की हम बात करें तो स्पीड होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय। अगर हमें किसी भी वस्तु की चाल ज्ञात करनी है तो उसके द्वारा तय की गई पूरी कुल लंबाई यानी पूरी दूरी, और उसमें समय का भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। ठीक है, तो एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण किसके लिए? चाल के लिए। या एक काम करें, उदाहरण वेग और चाल का दोनों का एक साथ सीखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लेते हैं वेग को। चाल की बात करें तो अगर मैं चाल एक बार और दोबारा से रिपीट करूं आपके लिए, तो चाल होती है एकांक समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई, चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि होती है जिसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटा समय या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब वेग की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास इसमें वेग यानी वेलोसिटी। ठीक है, वेग या वेलोसिटी। तो वेग या वेलोसिटी क्या होती है? हाँ, तो वेग होगी हमारे पास विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्या होता है वेग? विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। क्या कहा कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाता है? अब देखो, विस्थापन में जो भी चेंज होगा अगर उसकी हमने दर निकाल ली, यानी दर निकालने का मतलब है कि किसी भी भौतिक राशि की अगर हमें दर निकालनी है, जैसे कि विस्थापन की यहाँ दर निकालनी है, तो विस्थापन में क्या करना है? केवल समय का भाग देना है। किसी भी भौतिक राशि की अगर हमें दर निकालनी है तो उसमें क्या कर देना है? समय से डिवाइड कर देना है, टाइम से डिवाइड कर देना है, तो उसकी हमारे पास क्या मिल जाएगी? दर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेग, और वेग जो है वो एक सदिश राशि होती है। वेग एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेग का जो मात्रक होगा
वेग का मात्रक या वेलोसिटी का मात्रक वही मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और इसका अगर फॉर्मूला की मैं बात करूं तो वेग का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ x क्या है, x विस्थापन है और t जो है वो समय है, ठीक है। यहाँ मैंने विस्थापन को कैसे बताया है, x से बताया है और t जो है वो समय है। तो विस्थापन में यदि हम समय का भाग देते हैं तो हमारे पास किसका मान आएगा, वेग का मान आएगा, ठीक है। अब देखो कि वेग को थोड़ा सा और आगे की ओर लेके चलते हैं। तो वेग क्या है उसको समझने के लिए देखिए कि हम लेते हैं एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। ए पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट बी पॉइंट तक जाता है, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से कहाँ तक जाता है, बी पॉइंट पर। और सपोज कि ए पॉइंट पर उसकी जो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन, मतलब कि यहाँ पर जो विस्थापन का मान है वो है x1, कितना है, x1 मान है। और बी पॉइंट पर जब वो पहुँचता है ए से बी की ओर चलकर, तो यहाँ पर उसका जो स्थिति हमारे पास यानी विस्थापन है वो क्या है, x2 है। ध्यान से सुने कि ए पॉइंट पर किसी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो x1 है और बी पॉइंट पर जो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या है, x2 है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो लिखा है विस्थापन में परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे, अगर यहाँ पर विस्थापन की या डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि वो ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में कितना डिस्प्लेस होता है तो वो कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है कि फाइनल पोजीशन में से अगर इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे, फाइनल पोजीशन बी पोजीशन यानी x2 पोजीशन में से x1 को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विस्थापन आ जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन को बताने के लिए हम लिखते हैं डेल्टा x। डेल्टा का मान होता है परिवर्तन से, डेल्टा किसको बताता है, परिवर्तन को बताता है। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x2 जो कि फाइनल पोजीशन है और माइनस इनिशियल पोजीशन x1 जो कि डेल्टा x की वैल्यू होगी। मतलब कि विस्थापन में परिवर्तन फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, विस्थापन में परिवर्तन क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में भी हम यहाँ डेल को यूज़ कर लेते हैं। और देखिए दोबारा वापस यही इस डायग्राम में कि जब वो ए पॉइंट पर था तब x1 पोजीशन पर उसके पास जो टाइम की वैल्यू होगी वो कुछ अलग होगी। तो सपोज यहाँ पर टाइम कितना था, t1 था, यहाँ पर कितना टाइम था, t1 टाइम था। और जब वो x2 पर पहुँचा होगा तो x2 पर उसके लिए टाइम क्या वही रहेगा, नहीं रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा t2। सपोज t2 टाइम हो जाएगा, कुछ ना कुछ टाइम में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है कि a से b तक जाने में उसने कितना टाइम लिया, तो क्या करेंगे, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहाँ पर टाइम में भी चेंजेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेल्टा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर t को भी हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा t के बराबर। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई या नहीं वो आप मुझे बताएं। देखें दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट a पोजीशन पर है और a पॉइंट पर उसकी पोजीशन है x1, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि x1 है। और b पॉइंट पर जब वो a से b तक चलता है तो यहाँ पर उसकी पोजीशन होती है x2, ठीक है। तो हमें निकालना है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हमने बताया है कि फाइनल पोजीशन में से यदि इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट को हमने बताया डेल्टा x से, वो डेल्टा x होगा फाइनल पॉइंट मतलब कि x2 माइनस इनिशियल पॉइंट मतलब कि x1। x2 माइनस x1 हमारे पास हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है कि किसी भी पोजीशन पर टाइम की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, टाइम रुकता नहीं है किसी के लिए भी, तो यहाँ भी क्यों रुकेगा, ठीक है। तो x1 पोजीशन पर टाइम सपोज t1 है और x2 पोजीशन पर टाइम कितना है, t2 है। तो टोटल कितना टाइम लेगी, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम कर देंगे, तो डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पर देखें कि अगर v की वैल्यू मुझे दोबारा से नहीं लिखनी हो, इस वाली पोजीशन के लिए न्यू वैल्यू यहाँ लिखूँ
तो डेल्टा एक्स और डेल्टा टी की वैल्यू मैं यहाँ से यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखें v की वैल्यू यहाँ हो जाएगी हमारे पास, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1 है, तो x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास t2 माइनस t1। ये हमारे पास एक और दूसरा नया फॉर्मूला बन जाएगा, किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। नहीं आई होगी तो वीडियो को वापस पीछे जाएंगे और दोबारा से इसको सुनेंगे आराम से, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो देखते हैं अब अगर हम बात करें कि वेग और चाल में क्या डिफरेंस है। सर आपने इतना कुछ बता दिया, लेकिन वेग और चाल में डिफरेंस क्या है, तो आपने अब तक सीख लिया होगा कि चाल जो कि एकांक समय में तय की गई पथ की कुल लंबाई, यानी कि यहाँ हमने किसकी बात की है, दूरी की बात की है, ठीक है। और दूरी एक अदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ चाल भी कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई, ठीक है। चाल के लिए कोई दिशा की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये अदिश राशि है, ठीक है। और वेग जो है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी क्या हो जाती है, एक सदिश राशि हो जाती है। और विस्थापन के लिए आपने भी ट्रायंगल वाला जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एग्जाम्पल बताया था, जैसा कि इस तरीके से, तो यहाँ देखें कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है और ये वाला बी है, तो ए से सी के बीच की जो डिस्टेंस है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ देखेंगे कि ए से और सी की जो डिस्टेंस है उसमें डायरेक्शन भी है। कैसी डायरेक्शन है, क्या ये वाली डायरेक्शन AC को बता सकती है, नहीं बता सकती। क्या BC वाली डायरेक्शन AC की पोजीशन को बता सकती है, नहीं बता सकती। तो AC को कौन बताएगा, ओनली ये वाली डायरेक्शन बताएगी, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रही है ये AC को बताती है। तो AC यानी डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हमारे पास AC जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये वेग और चाल में मेजर डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आगे देखें कि वेग को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो थोड़ा आसान था, अब आप ध्यान से देखेंगे कि वेग के साथ हम और आगे चलते हैं और थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं वेग को, ठीक है। तो वेग कैसे निकालेंगे और दूसरे तरीके से, तो वेग की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं आप कि v इज इक्वल टू अपन ने लिखा है डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। v इज इक्वल टू आपने लिखा है v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब यदि मैं बात करूं कि इस a पॉइंट से b पॉइंट तक जाने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को a से b तक जाने में बहुत कम टाइम लगता है, लेट इतना कम टाइम लगता है कि वो जीरो के बहुत पास पहुंच जाता है। टाइम की वैल्यू जो है वो कहाँ पहुंच जाती है, जीरो के बिल्कुल पास। तो यहां मैं बोलूं इफ टाइम इज वेरी शॉर्ट, क्या हो, टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो, यानी समय अत्यल्प हो, बहुत कम हो, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस वेग की वैल्यू बहुत कम टाइम के लिए निकालेंगे। तो बहुत कम टाइम के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम रख देंगे लिमिट। क्या कर देंगे, लिमिट रख देंगे कि टाइम इतना कम है कि वो जीरो के पास पहुँच गया, लेकिन जीरो नहीं हुआ। तो यहाँ v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, मतलब कि टाइम की जो वैल्यू है वो ज़ीरो की ओर बढ़ रही है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। इसको बोलते हैं हम एक लिमिट लिखना, ठीक है ना। तो लिमिट और बाकी ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो जब इस लिमिट को हम यहाँ से हटाएंगे, यानी इस लिमिट को कंप्यूट करेंगे, तब हमारे पास मिलेगी डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमारे पास वेग का एक नया फॉर्मूला मिलेगा। और इस प्रकार के वेग को, जिसमें हम x यानी विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन के रूप में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला कैसे लिखा है कि x यानी विस्थापन, x क्या है विस्थापन, विस्थापन का
समय के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन हो रहा है। तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन, ये वाला जो वेग होगा इसको हम कहेंगे ताक्षणिक वेग। ताक्षणिक वेग क्या कहेंगे, ताक्षणिक वेग। और ये ताक्षणिक वेग क्या होता है कि किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का वेग, किसी निश्चित क्षण पर, निश्चित क्षण यानी आपको कहे कि एक बस 1 घंटे में कहाँ जाती है, टोंक से जयपुर जाती है। कहाँ जाती है, टोंक से जयपुर। अब एक बस यदि टोंक से जयपुर 1 घंटे में जाती है या 2 घंटे में जाती है, तो बताएं कि टोंक से चलने के बाद, सपोज वो 10 बजे टोंक से चलती है, ठीक है, सुबह 10 बजे चले या रात को 10 बजे चले, तो वो सुबह 10 बजे चलती है और 10 बजे वो चलना स्टार्ट होती है, और सपोज़ कि वो आधे घंटे बाद किस पोजीशन पर होगी और उस पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो उसके लिए हम बात करेंगे इस फॉर्मूला की, यानी ताक्षणिक वेग की। कि कोई पूछे आपसे कि एक बस जब 10 बजे टोंक से चलना स्टार्ट होती है तो उसकी कुछ वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर या कुछ भी हो सकती है, और वेलोसिटी एक कांस्टेंट तो रहेगी नहीं, वो समय के साथ चेंज भी होती है ना। जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करेगी चेंज होगी, कभी वो तेज़ भी चलेगी कभी धीरे भी चलेगी बस। तो आपसे पूछे कि एक एग्जैक्ट टाइम जैसे कि 30 मिनट के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या 20 मिनट के बाद में, या 1 घंटे के बाद में उसकी वेलोसिटी 1 घंटे पर कितनी थी, तो उसको बताने के लिए इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम उदाहरण से इसको सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे। वैसे ताक्षणिक वेग हमने बोला है कि किसी निश्चित क्षण पर वस्तु का वेग क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, उदाहरण लेकर समझते हैं चाल और वेग को, ठीक है। तो आओ देखो कि चाल का पहले हम उदाहरण लेते हैं। तो चाल के लिए बहुत सिंपल होगा कि यदि, तो यहाँ देखें कि उसकी चाल क्या होगी। सपोज एक वस्तु 5 मिनट में 10 किलोमीटर चलती है, तो 5 मिनट तो क्या हो जाएगा समय, और जो दूरी होगी यानी डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी हमारे पास 10 किलोमीटर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ जो समझने की है कि जो चाल होता है वो चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटा समय। और चाल का मैंने मात्रक आपको बताया था, वो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दूरी है उसको कैसा होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, और जो समय है वो मिनट में ना होकर कैसा हो, सेकंड में हो। तो यहाँ समय को मिनट से सेकंड में बदलेंगे और दूरी को किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे। तो देखो कि अगर समय को बदलें तो समय को बदलें 5 मिनट। 5 मिनट, अब बताओ कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 5 मिनट में कितने होंगे, 60 से हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 6 जा 30, मतलब कि 300 सेकंड्स हो जाएंगे, ठीक है। और किलोमीटर को चेंज करने के लिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1000, मतलब कि 10,000 मीटर, ठीक है। 10,000 मीटर वो 300 सेकंड में चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे तो दूरी हमारे पास आ जाएगी 10,000 मीटर, और जो समय होगा वो हो जाएगा 300 सेकंड। यहाँ चाल के फॉर्मूला में रखेंगे तो चाल बराबर 10,000 बटा 300, और 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है।
और यहाँ पर बनेगा इससे डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, एक इधर चला जाएगा 3 तिया 9 0.3 और ऐसे ही एंड सो ऑन ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 33.3 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगी? किसी भी वस्तु की चाल होगी। जब वो 5 मिनट में 10 किलोमीटर चलता है तो उसकी चाल कितनी होगी? 33.3 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, एक सेकंड में 33.3 मीटर वो चलेगा। ठीक है, अब वेग की बात करते हैं। तो आओ देखते हैं उदाहरण जो कि हम नॉर्मली पहले वाले फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो कि हमने ताक्षणिक वेग की बात की थी वो उससे सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं पहला वाला सवाल, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको पता है कि वेग यानी v बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी होता है। अब यहाँ देखिए कि किसी वस्तु की 2 सेकंड पर स्थिति कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है, और 4 सेकंड पर अगले मतलब कि नेक्स्ट 4 सेकंड पर उसकी स्थिति हो जाती है 10 मीटर। ठीक है, तो उसका वेग बताना है। तो सपोज कि उसका ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट पर पहले उसका टाइम जो है t1 वो है 2 सेकंड और यहाँ पर x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 मीटर है। यहाँ a से कहाँ तक चल जाता है? वो b तक चल जाता है और b पर टाइम की जो वैल्यू हो जाती है दी हुई है आपके पास 4 सेकंड और जो x2 है उसकी पोजीशन दी हुई है 10 मीटर। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि t1 की जो वैल्यू है वो 2 सेकंड दी हुई है, उस समय उसकी जो पोजीशन है x1 मतलब कि 5 मीटर है। उसके बाद में 10 मीटर जो कि उसकी x2 है वो कितने सेकंड पर है? 4 सेकंड्स पर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला में हम पुट करेंगे और आपको पता है कि डेल्टा x जो हमने, तो देखें यहाँ पर जो डेल्टा x की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 10 - 5 मीटर। ठीक है, यहाँ पर, और डेल्टा t की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास t2 - t1 जो कि दी हुई है। t2 क्या है? 4 सेकेंड्स माइनस 2, तो डेल्टा t हो जाएगा हमारे पास 2 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा x और डेल्टा t की जो वैल्यू है वो यहाँ इस फॉर्मूला में हम रख देंगे। तो v इज इक्वल टू हमारे पास होगा v इज इक्वल टू 5 मीटर अपॉन 2 सेकेंड्स। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2, 5/2 मीनिंग हो जाएगा हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड्स। ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी इस नॉर्मल क्वेश्चन के लिए। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में यदि किसी वस्तु की स्थिति x इज इक्वल टू t⁴ 2 + 2t² + 3 है तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। ठीक है, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो दी हुई है ये, ठीक है ना, और t की वैल्यू हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जब हम v इज इक्वल टू d/dt लिखेंगे, ठीक है, और x की जो वैल्यू है वो यहाँ लिखेंगे t⁴ + 2t² + 3। ठीक है, अब t के सापेक्ष इसका क्या करना है? अवकलन करना है। t के सापेक्ष अवकलन एक मैथमेटिकल प्रोसेस है जो कि आपको अलग से सीखना होता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एक इस तरीके से, यहाँ मैं लिख देता हूँ वो फॉर्मूला कि d/dt x⁴n, या यहाँ पर x भी लिख सकते हैं d/dx, और x की पावर n का फॉर्मूला होता है हमारे पास n x⁴n - 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ n x⁴n - 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर t की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कि x की वैल्यू हो जाएगी t और n की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ इस पोजीशन पर, और यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। और 3 जो है वो 3 क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। 3 क्या है? अचर है। तो अचर का जो अवकलन होता है वो होता है 0, मतलब कि 0 होता है। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं।
तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ इस तरीके से इसको लिखेंगे d/dt और t की पावर 4 अलग अलग करके इनको लिख लेंगे, d/dt 2t² प्लस d/dt 3। ठीक है, अब देखो कि t की पावर 4 है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है n x की पावर n-1। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n कितना है 4 है, तो यहाँ पर ये 4 आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई t n-1 यहाँ लिखा हुआ है, फिर प्लस यहाँ पर 2 पहले से है, मल्टीप्लाई होगा किससे, ऊपर वाले 2 से, क्योंकि यह 2 क्या है n है, मल्टीप्लाई t के ऊपर आ जाएगा 2 - 1। ठीक है, उस फॉर्मूला से। और 3 क्या है, अचर है, अचर का अवकलन होता है 0, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 0। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो v इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 4t टू दी पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 2 जा 4 t 2 - 1 1 होगा और ये 0 0 रहेगा। तो ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास, वेलोसिटी की एक टर्म। अब यहाँ देखो कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बतानी है, तो t की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे और वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू हो जाएगा 4, t कितना है t³ और t की वैल्यू रखनी है 2, तो 2³ प्लस 4, t की वैल्यू 2, तो 4 × 2 हो जाएगी। v इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा और प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 4 जा 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो होगी इसकी वो होगी हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है दोनों को, ठीक है, उससे हम इस अवकलन की प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इन दोनों को आप देखेंगे और इनको लिखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।